नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शामिल खाते की जमीन में से अपने हिस्से का बंटवारा कैसे करवाएं और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज निकालने होंगे, कहां पर आवेदन लगेगा, कौन सी धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के नाम पर शामिल जमीन रहती है और उसमें से एक किसान या दो किसान ये चाहते हैं या तीन किसान ये चाहते हैं कि अपने खाते का विभाजन हो जाए, अर्थात उनके हिस्से की जमीन जो है वह अलग हो जाए। लेकिन कुछ किसान उसमें से ये चाहते हैं या कुछ सकृषक जो रहते हैं वे ये चाहते हैं कि वे उस खाते का विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किसान चाहता है कि उसके खाते का विभाजन हो जाए, तो वह किसान जो है किस प्रकार से अपने खाते का विभाजन करवा सकता है। तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये खाता धारक है, ठीक है, खाता धारक के नाम है। खाता धारक से मतलब होता है किसानों के नाम है जिनका कि एक शामिल खाता है, ठीक है। जैसे ये क है, ख है, ग है और घ है, इन लोगों के नाम पर शामिल खाता है और उस शामिल खाते में एक खसरा नंबर है 20, एक है 22, एक है 28, एक है 50, ठीक है। अब क्या होता है कि इनमें से मान लेते हैं कि ये घ नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है, ये चाहता है कि इसमें से इसका जो हिस्सा है वह अलग हो जाए और उसका खसरा विवरण और उसकी भू अधिकार पुस्तिका इसके नाम से अलग बन जाए, ताकि ये शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सके। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या कर सकता है कि इसे तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष बंटवारे का आवेदन पत्र पेश करना होगा, ठीक है। कहां पर पेश करना होगा? तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष बंटवारे का आवेदन पत्र पेश करना होगा। अब उस आवेदन पत्र के साथ में इसको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है दस्तावेज, ठीक है। तो कौन कौन से दस्तावेज इसको लगाने होंगे, तो उसके साथ में इस व्यक्ति को जो दस्तावेज लगाना है वे दस्तावेज है इस जमीन का खसरा, ठीक है, क्या खसरा और खतौनी, ठीक है, खसरा और खतौनी ये लगानी होगी। उसके बाद में अगर इन लोगों में से क, ख, ग या घ जो है, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने इस जमीन में से अगर कोई जमीन बेची है, ठीक है, या विनिमय की है या दान की है, किसी भी रूप में अंतरित की है, किसी अन्य व्यक्ति को कर दिए और ये जमीन जो है पहले ज्यादा थी, तो ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी चाहिए, जिसके माध्यम से इस जमीन में से पहले ज्यादा जमीन थी और उसमें से किसी भी पक्षकार ने इसमें से जमीन अंतरित कर दी है, उस जमीन की रजिस्ट्री या विक्रय पत्र या दान पत्र या विनिमय पत्र जो है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी इसको निकालनी चाहिए। किसको? इस घ को निकालनी चाहिए। और जो आवेदन पेश किया जाएगा वह तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा। अब वो आवेदन पत्र जो लगेगा वो कौन सी धारा के अंतर्गत लगेगा? तो जो आवेदन पत्र लगेगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत पेश किया जाएगा, ठीक है। अब उस आवेदन पत्र में क्या लिखना है? तो देखिए, उस आवेदन पत्र में इसको लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी इनकी तहसील उस तहसील का नाम, जिला जो भी राज्य है उस राज्य का नाम, ठीक है। उसके बाद में इस व्यक्ति को अपना नाम लिखना है आवेदक के रूप में, इसका नाम, पिता का नाम, इसकी उम्र, इसका व्यवसाय, इसका पता, ये सब कुछ इसको आवेदक के रूप में लिखना है। उसके बाद में विरुद्ध करना है और विरुद्ध में इन लोगों के नाम लिखना है, जो सकृषक है उसमें जो शामिल किसान जो है उनके नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, उनकी उम्र लिखनी है, उनका व्यवसाय लिखना है और सभी को उसमें अनावेदक बनाना है, ठीक है। उसके बाद में उस आवेदन पत्र में इस किसान को लिखना है, जो आवेदन पेश करेगा, ये घ नाम का जो किसान है, इसको आवेदन पत्र में लिखना है कि श्रीमान मुझ आवेदक और अनावेदक के नाम से इस गांव में ये जमीन जो है इन सर्वे नंबर की, इन खसरा नंबर की जमीन स्थित है, उसका इतना रकबा है, इस जमीन में से इतनी इतनी जमीन पहले थी, ये खाता जो है पहले इससे अधिक था, ठीक है। अगर इसमें से किसी ने विक्रय किए तो उसमें यह लिखना है कि यह खाता जो है पहले बड़ा खाता था और इसमें से इस कृषक ने, जिसमें से अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति ने विक्रय या दान या विनिमय किसी भी रूप में अंतरित किए तो उसका विवरण भी करना है कि इस किसान ने उसमें से इतनी इतनी जमीन जो है इस रूप में अंतरित कर दी है, अर्थात दान कर दी है या विक्रय कर दी है या विनिमय के माध्यम से अंतरित कर दी है, और इस जमीन में जो है हम किसानों का इतना इतना इसमें हिस्सा है। जैसे यहाँ पर 4 किसान दिख रहे हैं तो 1/4 हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इस किसान ने इसमें से इतनी जमीन जो है विनिमय या विक्रय के माध्यम से या दान के माध्यम से अंतरित कर दी है, इसलिए उस किसान का इसमें से हिस्सा इतना कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में उसमें लिखना है कि ये बाकी किसान जो है ये इस खाते का बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन मैं शासन की योजनाओं से वंचित हो रहा हूं, इसलिए मैं इसका विभाजन चाहता हूं, इसलिए मेरा अंश जो है, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे
प्रदान किया जाए, इसलिए मेरे द्वारा श्रीमान के समक्ष ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष इस व्यक्ति को पेश करना है। ठीक है, अब समझेंगे कि प्रक्रिया क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए प्रक्रिया क्या रहेगी, तो जैसे ये आवेदक रहेगा, ठीक है, ये नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करेगा, तो यहाँ से 30 दिन की विज्ञप्ति जारी होगी। कितने दिन की? 30 दिन की विज्ञप्ति जारी होगी। और इन अनावेदक गण को, जो इसमें अनावेदक बना है, इन सभी अनावेदक गण को सूचना पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, 30 दिन के भीतर अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष इन तीनों लोगों के द्वारा या इनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश की जाती है कि यह विभाजन नहीं हो सकता है और इसमें इस प्रकार की दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि 3 माह के लिए इस प्रकरण को स्थगित रख देंगे। क्या करेंगे? 3 माह के लिए स्थगित कर देंगे। और जो पक्षकार इसमें आपत्ति लेकर आया है उस पक्षकार को कहा जाएगा कि आप सिविल न्यायालय जाइए और इस प्रकरण को 3 माह के बाद भी आगे तक रोका जाए, इस प्रकार का स्थगन वहां से लेकर आइए, अर्थात स्टे लेकर आइए, तब ये प्रकरण आगे नहीं चलेगा। अन्यथा 3 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद में इस प्रकरण को फिर से खोला जाएगा। ठीक है, अर्थात फिर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर जो आपत्तिकर्ता व्यक्ति जो है ये अगर सिविल न्यायालय जाते हैं और सिविल न्यायालय से अगर किसी प्रकार का स्थगन अर्थात स्टे लेकर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के समक्ष जो प्रकरण पेश किया था उसको आगामी अवधि के लिए अर्थात आगे भविष्य के लिए भी, जब तक कि सिविल केस का निराकरण नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको स्थगित रखा जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में 3 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है ये इस प्रकरण को फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि मौजा पटवारी जो है इस गांव का या इस शहर का जो पटवारी है जहां पर यह जमीन है उसको निर्देशित किया जाएगा, उनको एक पत्र जारी किया जाएगा कि आप इस जमीन के संबंध में इन लोगों के बीच में बंटवारा होना है, इसलिए आप मौके पर जाइए और मौके पर इस व्यक्ति ने जिस हिस्से को मांगा है उस हिस्से के संबंध में वहां से एक फर्द बनाकर लाइए। ठीक है, तो पटवारी के द्वारा क्या किया जाएगा, पटवारी मौके पर जाएंगे, इन सभी कृषकों को भी सूचना देंगे। अगर ये लोग सभी उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का जितना भी हिस्सा है, जो आवेदक इसका जितना हिस्सा है, उस हिस्से के मान से पटवारी महोदय जो है ये फर्द प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, और फर्द प्रस्तुत होने के बाद में फिर से इन सभी लोगों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर देने के बाद में अगर इन लोगों में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा फर्द पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो उस आपत्ति को सुना जाएगा। अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को उचित लगता है कि आपत्ति जो प्रस्तुत की है ये वाजिब है अर्थात सही आपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में फिर से फर्द मंगवाई जाएगी। अगर इनको लगता है कि ये सही आपत्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस आपत्ति को निरस्त कर दिया जाएगा और जो फर्द प्रस्तुत की है उसको फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसी के मुताबिक आदेश पारित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, फर्द पर जो प्रस्तुत की है आपत्ति उसको स्वीकार कर ली जाती है, तो फिर से फर्द मंगवाई जाएगी और उस फर्द पर फिर से सभी कृषकों को, इस आवेदक सहित इन कृषकों को भी सुना जाएगा। और उसके बाद में सुनने के बाद में अगर तहसीलदार महोदय को उचित लगता है तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, आपत्ति स्वीकार की जा सकती है, आपत्ति को निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो जैसी फर्द है और जैसा आवेदन है उसके अनुसार तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक अमल आदेश जो है वह पटवारी महोदय को जारी किया जाएगा कि जो आदेश तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने पारित किया है उस आदेश के मुताबिक इस व्यक्ति का खाता जो है इस जमीन में से जो इसका हिस्सा है, जो आदेश पारित हुआ है उसके मुताबिक खसरा और खतौनी इस व्यक्ति के नाम पर अलग बना दीजिए और इन तीनों लोगों का नाम जो है वह शामिल रूप से अलग खाते में दर्ज हो जाएगा और इस व्यक्ति की जितनी जमीन इसमें से है वह जमीन अलग निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पटवारी महोदय जो है वे उस आदेश का पालन कर देंगे। ठीक है, और खसरा खतौनी जो है इस व्यक्ति की बनी हुई खसरा खतौनी जो अलग खसरा खतौनी जो बनी है उसकी एक कॉपी जो है तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष उस प्रकरण में प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद में उस प्रकरण को दाखिल रिकॉर्ड कर दिया जाएगा अर्थात रिकॉर्ड शाखा में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।